अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेल डिवीजन। एंड आई होप कि आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ हैं वो सारी अच्छे तरीके से देखी होंगी और गो थ्रू कर लिया होगा उसको। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम जो है वो सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन इसकी मैं आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले उसकी मैं आपको बताती हूँ कि वाई इट इज़ नीडेड, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें चाहिए क्यों होता है, ठीक है। फिर ही हम उसके आगे फीचर्स पे जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता है बच्चों के जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक जब हम कहते हैं ना कि क्राइटेरिया क्या है किसी चीज़ के लिविंग थिंग होने का, क्राइटेरिया क्या है, तो हम उसमें ये बात करते हैं कि वो चीज़ें लिविंग थिंग्स कहलाती हैं जो कि पहली उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो कर सकें, यानी कि वो साइज़ अपना इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ती हैं, उनकी नशो नुमा होती है। दूसरी जो बात है वो ये होती है कि वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल पैदा करते हैं, अपने जैसी यानी कि अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। ये दो यानी कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये दो चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स की हैं। यानी कि इन अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो इट मीन्स के सर्टेन इंडिविजुअल जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास लिविंग थिंग है। तो ग्रोथ और साइज़ के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा कि आपको पता है कि जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ती है आप वो जो है आपकी जो ग्रोथ है वो होती रहती है, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ आपकी जो सर्टेन काइंड ऑफ ग्रोथ है वो जारी रहती है। अगर आपका कोई ऑर्गन लूज़ हो गया, आपकी स्किन रप्चर हो गई है, वहाँ पे दोबारा नए सेल बनना, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ। तो लेकिन अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो जो सेल डिवीजन होती है वो क्यों हमें करना पड़ती है, क्यों होती है वो, जब इन जो जानदार होते हैं वो अपने जैसे नए इंडिविजुअल बनाते हैं तब सेल डिवाइड होता है, और दूसरा ग्रोथ जब होती है तब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, अपने जैसे नए सेल बनाने के लिए। तो एक दफ़ा यहाँ से रीड आउट कर लो, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट लिविंग थिंग्स ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व, ये पहली बात हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि ग्रोथ जो होती है वो होती है। अब जो नेक्स्ट बात कर रहा है वो दूसरी उसकी प्रॉपर्टी। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। We have learned that all the living things are made up of cells, hence more and more cells are needed for growth। के जब सेल लिविंग थिंग्स बनी सेल की हैं तो उनको ग्रोथ के लिए भी जो है वो नए सेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। हैंस इसीलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। अब हम ये तो कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर घर ईंटों का बना हुआ है, तो अगर उन्होंने एक कमरा ऐड करना है, उसमें कहीं पे एक नया कमरा बनाना है या पीछे उन्होंने कुछ नया मतलब उसके अंदर एडिशन करना है घर के अंदर, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अगर हमने बॉडी है, अगर पहले किसी का हाइट छोटी है, अगर वो फिर बड़ी हो रही है, तो उसको मेनली वो बना किस चीज़ से? सेल से बना। तो बड़े होने के लिए भी उसको क्या चाहिए होगा? सेल्स चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सेल्स कहाँ से आते हैं? ये जो है ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि जो पहले से पाए जाने वाले जो सेल होते हैं वो ही अपने आप को डिवाइड करते हैं, रीअसेंबल करते हैं, और अपने आप को जो है वो डिवाइड करने के बाद जो है वो नए सेल बनाते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो नए ऑफस्प्रिंग और नए सेल जो है वो बनते हैं। यही जो है हमारे पास हेरिडिटी कहलाती है, विच प्रोड्यूसेस रिजेंबलेंस इन द ऑफस्प्रिंग विद द पेरेंट्स। क्योंकि जब एक सेल बना रहा है तो ऑब्वियसली जो उसका पेरेंट सेल है, जो उसका बनाने वाला है, उसके साथ तो कुछ ना कुछ रिजेंबलेंस आएगी ना। तो जो रिजेंबलेंस है ऑफस्प्रिंग की, मैं बार बार ऑफस्प्रिंग का नाम ले रही हूँ, अपने इसमें से कंफ्यूज नहीं होना। ऑफस्प्रिंग जो है वो नया इंडिविजुअल है जो कि पेरेंट जो है वो बना रहा है आफ्टर सेल डिवीजन, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट के साथ रिजेंबल करता है क्योंकि उसका सारा जेनेटिक मेकअप उसके साथ मैच करता है, उसको बनाने वाला वो है। तो ये जो रिजेंबलेंस है ये उसकी जो हेरिडिटी या फिर उर्दू में हम इसको विरासत कहते हैं। अब इसके अंदर जो है वो कुछ सेल डिवीजन के बताने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ही हमारे पास है पेरेंट सेल, आफ्टर दैट डॉटर सेल और इंटरफेज। ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान से सुनने की क्या होती हैं। पेरेंट सेल क्या होता है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। सेल विच डिवाइड्स यानी कि जो डिवाइड होने वाला सेल है जिसने आगे जाके दो डॉटर सेल बनाने हैं, यानी कि दो नेक्स्ट सेल बनाने हैं, जिसने डिवाइड होना है, वो हमारे पास पेरेंट सेल है।
उसके बाद आता है डॉटर सेल, जो बनने वाले सेल हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, दैट आर डॉटर सेल्स। और इंटरफेस क्या होता है ये आपने ध्यान से सुना है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई तो तब अभी जो है वो पेरेंट सेल को क्या, उसके अंदर क्या कंडीशंस चल रही हैं, उसकी क्या तैयारी करनी पड़ती है उसको सेल डिवीजन से पहले, वो क्या चीज़ है, वो जो स्टेज होती है वो हमारे पास इंटरफेस होती है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन दिस पेरेंट सेल पासेस थ्रू अ फेज कॉल्ड इंटरफेस। होता क्या इंटरफेस के अंदर, क्या उसको प्रिपरेशन करनी पड़ती है फॉर द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड सच दैट कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड। क्रोमोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो क्रोमोसोम बच्चे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो आपको पता है सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और उनके ऊपर जो है वो जीन पाया जाता है जिसके अंदर आपकी सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। तो एक्चुअली जो सेल डिवीजन का मेन पर्पस है, मेन उसका कहते हैं फोकस है, उसका मेन थिंग जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम आ रही है, ठीक है। वो डुप्लीकेट होते हैं और फिर जो है वो कॉपीज उसकी तैयार होती हैं। ओके, ये आपको यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये इसकी 2 आर्म्स दिखाई हुई हैं, और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसके ऊपर जो है वो हमारे पास पूरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जीन इसके ऊपर पड़ी होती है। इसका एक क्रॉस छोटा सा पार्ट दिखाया हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने यहाँ ये देखें डीएनए अराइज किया है, मतलब इसके ऊपर जो है वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन, और जीन के ऊपर क्या होता है आपका डीएनए। ओके, एक दफ़ा मेरे साथ रिवाइज करें आप लोग कि क्या क्या मैंने आपको 3 टर्म्स अभी बताई हैं। सबसे पहली मैंने आपको बताई पेरेंट सेल, इसका क्या था आप ज़रा एक दफ़ा रिकॉल करें। पेरेंट सेल बच्चे वो सेल था जिसने डिवाइड होना है, यानी कि सेल विच इज़ गोइंग टू डिवाइड, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, पेरेंट सेल। तो वो अगला हमारे पास है डॉटर सेल। डॉटर सेल इज़ द सेल which produce as a result of cell division of parent cell, यानी कि इससे जो है वो डॉटर सेल अराइज होता है। अब इंटरफेस जो था हमें इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो बिफोर सेल डिवीजन जो प्रिपरेटरी फेज होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर कौन से जो है वो होते हैं, सिचुएशंस होती हैं इसके अंदर। क्रोमोसोम, मैंने क्रोमोसोम्स के बारे में आपको भी बता दिया, क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है। ओके, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसके अंदर 2 फेजेस होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन्स हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा भी हुआ है कि पहले जो होती है वो हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन होती है। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। और उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अच्छा काइनेसिस का जो वर्ड है ना उसका मतलब ही ब्रेकेज होता है, और साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म की काइनेसिस है। आपको पता है जो हमारे पास सेल होता है ना उसके अंदर आप बेसिकली मेजरली कह लें तो उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो फ्लूइड कंटेनिंग बाकी पार्ट होते हैं जिसके अंदर सारे बाकी जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उसी के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। एक पार्ट है न्यूक्लियस का सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट, और दूसरा सारा है हमारे पास साइटोप्लाज्म का। जब न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है तो दैट इज़ न्यूक्लियर डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म ने पिंच करके जो है वो 2 सेल बनाने हैं ना तो वो हमारे पास होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, तो न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए, तो वो यहाँ से हम देखते हैं कि न्यूक्लियस इज़ अ पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ द होल सेल। मैंने आपको पहले बताया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एज अ ब्रेन काम करता है सेल के लिए, ठीक है। सारे चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। सेल के इन एंड आउट ट्रांसपोर्ट क्या हो रही है, सेल कब डिवाइड हो रहा है, सेल कब ग्रो कर रहा है, सेल ने कब क्या करना है, सब चीज़ें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो
डिसाइड करता है। उसके बाद क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम हमारे पास? प्रोटीन एंड डीएनए। यहाँ से अगर आपको कभी कोई एमसीक्यू भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज के साथ आप बाउंड हो गए और आपको ये चीज़ें आपने इग्नोर करनी है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी कि क्रोमोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर, ये भी देखें इसकी शॉर्ट फॉर्म डीएनए की जो है वो लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए। अब डीएनए क्या था? जो जिससे इससे और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बने हुए थे। अब डीएनए के लॉन्ग फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आगे डीएनए होता क्या है ये उन्होंने बताया। डीएनए इज अ मटेरियल दैट कंटेन कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग अ न्यू सेल ऑफ और एन ऑर्गेनिज्म। दैट इज़ वाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। जब कोई नया सेल बनता है ना तो उसके अंदर अपना से अगला नया सेल बनाने की सारी जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं पहले से फीड कर दी जाती हैं। यानी कि जब क्योंकि ऑब्वियसली जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है तो उसने डिवाइड भी लाजमी करना है, क्योंकि सेल डिवीजन उसकी एक शर्त है उसके लिविंग होने की। तो उसके लिए डीएनए जो होता है वो उसके लिए काम करता है कि वो बताता है कि किस तरह से जो है वो न्यू जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से बनेगा, उसमें आप कौन सी करैक्टर्स जो है वो जाएंगी, किस तरह से जो है वो हेरिडिटी जो है एक्सचेंज होगी नए ऑफस्प्रिंग के अंदर। For one kind of organism, the number of chromosomes in cells remains the same. However, when gametes are formed in an individual or spores, the number of chromosome is reduced to half in the gametes or spores. अच्छा, अब आपने gametes के बारे में चैप्टर 2 में उसके अंदर आई थिंक नहीं, आपने भी gametes के बारे में नहीं पढ़ा। जो gametes होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? हमारे पास जो सेक्स सेल्स होते हैं और एक हमारे पास दूसरी बात होती है क्या कहते हैं उसको? सोमैटिक सेल्स। यानी कि जिनसे आपने वो सेल्स जो कि आपका नया इंडिविजुअल बनाने में किरदार रखते हैं वो हमारे पास होते हैं सेक्स सेल्स, और जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑर्डिनरी ग्रोथ करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके चोट लग गई, आपकी स्किन रप्चर हो गई है, उसको दोबारा से नई बनाना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर वैसे आपकी हाइट बढ़ रही है या कोई वैसे ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, तो ये हमारे पास सोमैटिक सेल्स करवाते हैं। ठीक है, तो गैमीट्स जो हैं वो हमारे पास सेल्स हैं जो कि नई जो हमारे पास अपनी जनरेशन को अराइज करना है, नया ऑफस्प्रिंग बनाना है, उसके अंदर जो अपना पार्ट रखते हैं दैट आर गैमीट्स। और जो हमारे पास बाकी दूसरे हैं ऑर्डिनरी ग्रोथ करवाते हैं वो हमारे पास जो हैं वो सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो अब उन्होंने जो हमारे पास गैमीट्स है ना, और उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास सेल डिवीजन जो होती है ना उसके अंदर जो नए सेल बनाने हैं ना, जब नई जनरेशन बनानी, ये नहीं अब जैसे आपको हमारे जो मैन होता है ना, ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर जो है वो हमारे पास इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो इसको आपने टाइम चाहे ज़्यादा लगाएं लेकिन ध्यान से पढ़ना है और याद रखना कि चीज़ें क्या क्या थी। अभी जो मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था वो थे हमारे पास गैमीट्स थे, और इनके कॉन्ट्ररी हमारे पास थे सोमैटिक सेल्स। ठीक है, अभी हमने लिविंग थिंग्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक थी हमारे पास ग्रोथ और दूसरी थी हमारे पास जो था वो अपने जैसे इंडिविजुअल पैदा करना। ठीक है, तो गैमीट्स इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, और सोमैटिक सेल्स है हमारे पास ऑर्डिनरी जो ग्रोथ होती है। ठीक है, गैमीट्स वो हैं जो कि नया इंडिविजुअल बनाने में अपना पार्ट रखते हैं, और जो ये हैं ये हमारे पास ऑर्डिनरी ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रोथ करवाते हैं। तो इनको हम दूसरा इनका नाम जो है वो सेक्स सेल्स, और या फिर हम फीमेल्स के लिए जो है वो एग, और फॉर मेल्स हम इनको स्पर्म भी कह सकते हैं। ये किसके लिए? ये फीमेल के लिए, और ये किसके लिए? हमारे पास मेल के लिए। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और सोमैटिक सेल्स फॉर एग्जांपल ये कौन सी ग्रोथ करवाएगा? अगर फॉर एग्जांपल स्किन रप्चर हो गई है या फिर हमारे पास हाइट इंक्रीज़ होनी है, तो ये वाली जो ग्रोथ है ना ये हमारे पास जो है वो सोमैटिक सेल्स करवाएंगे, ये हमारे पास गैमीट्स करवाएंगे, और इनके अंदर कौन सा रहते हैं? स्पर्म और एग। ठीक है, अब दूसरी बात जो उन्होंने बताई है, मैंने आपको भी बताई थी, इतनी ज़्यादा डिटेल से हमारे पास डिस्कस नहीं अभी हुई, ये हमारे पास था कि जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन बीइंग होता है हमारे पास एक, ये हमारे पास एक स्पीशी है एनिमल की। ठीक है,
इसके अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। यानी कि हर एक के अंदर डिफाइंड क्रोमोसोम होते हैं, सर्टेन स्पीशी के अंदर ख़ास जो है वो क्रोमोसोम होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के लिए हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर है दैट इज़ 46। अगर फॉर एग्जांपल सेल डिवाइड कर रहा है तो अगली जो जनरेशन आने वाली है उसके अंदर ये लाजमी बात है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिटेन रहे 46 तक, ठीक है। वरना तो अब तक ऐसा होता कि पता नहीं क्रोमोसोम का नंबर कहाँ पहुँच चुका होता। अभी तक जो है वो इसलिए हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है उसमें रिटेन रखा जाता है 46 के डिजिट को, ठीक है। 46 ही रहने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है वो हमारे पास, अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमने अगली जनरेशन बनानी है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो लाजमी हमने उतना ही रखना है, उसको रिटेन करना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं, जब हम आम ग्रोथ करवाते हैं ना, ये वाली सोमैटिक सेल्स वाली, तो तब हमारे पास जो नए सेल दोनों बनते हैं उनके अंदर 46 ही होते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्या कहते हैं माइटोसिस होती है, सॉरी सोमैटिक सेल्स की डिवीजन होती है ना, गैमीट्स की होती है, उसके अंदर जो हर गैमीट होता है उसके अंदर 46 की बजाय जो है वो 23 होते हैं, ठीक है। ये जो है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। आपने याद रखना है कि जो सोमैटिक सेल्स हैं जब ये नए सेल बनाते हैं तो उनके अंदर जो है 46 ही अगले में जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ये नंबर हाफ हो जाता है। और अभी आप जब माइटोसिस और मियोसिस को स्टडी करेंगे तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि क्यों कहा जा रहा था कि इसके अंदर पूरे और इसके अंदर आधे हैं, ठीक है। ये आपने बातें जो अभी मैंने बताई हैं ये अपने जहन में रखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास माइटोसिस है, लेकिन माइटोसिस जो है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो मैंने आज आपको टर्म्स बताई हैं वो आपके लिए याद रखना थोड़ा सा होगा ट्रिकी। तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस और मियोसिस दोनों को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आपने इसी को स्टडी करना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।